नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? काफ़ी समय के बाद हम लोगों का मिलना हो रहा है और अब मेरा प्रयास ये है कि इस वीडियो के माध्यम से तथा इसके पश्चात के जो वीडियोज़ हैं उनके माध्यम से ऐसे टॉपिक्स पे आपसे बात करना जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पेपर सेट करते हैं, उन लोगों के बड़े ही प्यारे टॉपिक्स हैं, फिक्स टॉपिक्स हैं जिनसे प्रश्न अवश्य आते हैं। तो ऐसा ही एक टॉपिक मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ, वो है 1857 का विद्रोह, है ना? द डॉन ऑफ इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ भी वहाँ से माना जाता है, ठीक है? इसे रिबेलियन ऑफ 1857 बोलते हैं, रिवोल्ट ऑफ 1857, सिपाही म्यूटिनी। तो ये तो थोड़ा-सा एकेडमिक डिस्कोर्स की चीज़ें हो गई, उस पे नहीं जाएँगे हम लोग। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चन्स हैं, उन पे स्टिक करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सबसे पहली बात जो इस पूरे वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और डिस्कस करने वाले विद्रोह के कारण क्या थे, क्योंकि प्रायः जो प्रश्न आते हैं विद्रोह के कारणों से आते हैं, जो नेता प्रमुख स्थानों पे थे उनसे आते हैं या आते हैं विद्रोह के परिणामों पे। तो चूंकि एक ही वीडियो में अगर ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आज इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ विद्रोह के कारणों पे बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सैन्य कारणों पे कि विद्रोह के सैन्य कारण क्या थे। सबसे पहले चीज जो 1857 के विद्रोह, जिसमें कि भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह किया था, उनका जो मुख्य कारण वो ये था कि जो सिपाहियों के बीच वेतन और पदोन्नति को लेकर बहुत शिकायतें थी। जो उनके समकक्ष यूरोपीय सिपाही थे, उन्हें कहीं बेहतर सैलरीज मिलती थी और उनके प्रमोशन के जो चांसेस थे, पदोन्नति के चांसेस बहुत अच्छे थे। अच्छे से अच्छे भारतीय सिपाही को भी सूबेदार के पद से ऊपर पदोन्नति नहीं मिल पाती थी, पूरे जीवन की सर्विस करने के पश्चात भी। तो इसको लेकर के भारतीय सिपाहियों में काफ़ी तनाव था, सर्विस कंडीशंस को लेकर के। नेक्स्ट है विदेशी कर्तव्य, ठीक है? देखिए, उस समय के भारतीय लोगों का ये मानना था कि सी ट्रैवल नहीं करना है, समुद्र यात्रा करने से धर्म नष्ट हो जाएगा। जबकि जिस हिसाब से ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य विस्तृत हो रहा था, तो उसमें आवश्यकता थी कि कई बार यहाँ की सेनाओं को अन्य जगहों पर भी लड़ने के लिए भेजा जाता था। तो जो विदेशी कर्तव्य थे, ये कोई भी सैनिक नहीं चाहता था कि विदेशी धरती पे जाकर के वो लड़े, क्योंकि वहाँ उसका अपना कोई इंटरेस्ट नहीं होता था। इसी संदर्भ में हुआ क्या कि कई बार सिपाहियों ने समुद्री यात्रा करने से मना किया। इसको देखते हुए 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक है, एक कानून पास किया, जनरल सर्विसेज एनलिस्टमेंट एक्ट, जिसमें ये मैंडेटरी कर दिया गया कि कोई भी सिपाही जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को ज्वाइन कर रहा है, उसको एक मेमोरेंडम साइन करना पड़ता था कि विदेश में भी जहाँ कहीं भी उनको सेवा के लिए भेजा जाएगा, वो उसे मना नहीं करेंगे। यानी एक तरह से कंडीशन लगा दी कि अगर आपको सरकारी नौकरी आर्मी में करनी है, सर्विस लेनी है, तो आपको जो आपकी धार्मिक चिंताएं हैं, सामाजिक चिंताएं हैं, उनको दूर रखिए। इन कंडीशंस को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। याद रखिएगा, 1856 में जनरल कैनिंग ने क्या पास किया है? जनरल सर्विसेज एनलिस्टमेंट एक्ट, ठीक है? लॉर्ड कैनिंग ही वो व्यक्ति हैं जो कि 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल रहेंगे। याद रखिएगा पॉइंट। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। जो सबसे फेमस चीज आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा समस्या क्या हुई थी कि उस समय तात्कालिक रूप से अफवाह फैली थी कि जो नई राइफलें आई हैं, एक्चुअल में कंपनी ने 1850 के आसपास अपनी राइफल्स को रिप्लेस करना शुरू किया। जो पुरानी राइफल्स थी उनका क्या नाम था, ये आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है? जो नई राइफल्स आई थी उनका नाम था एनफील्ड राइफल्स। और एनफील्ड राइफल्स की जो कैट्रिज थी, बुलेट, गोली, उसको दांत से काट करके तब उसके बारूद को राइफल की बैरल में डाला जाता था। तो ये प्रक्रिया ऐसी थी जिसमें आपको मुंह से टच करना पड़ेगा। और अफवाह सैनिकों में ये फैल गई थी कि ये जो गोली बनाई जा रही है, इसके कवर को बनाने में गाय और सुअर की चर्बी इस्तेमाल की गई है जानबूझकर, क्योंकि कंपनी चाहती है कि जो भारतीय लोग हैं, ज्यादातर उनमें से क्या थे, हिंदू थे या मुसलमान थे, तो दोनों ही जो गाय और सुअर की चर्बी है, गाय हिंदू धर्म में पवित्र मानी गई है, सुअर इस्लाम में हराम है, तो कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को आहत करने का प्रयास था, ऐसा सिपाहियों का मानना था। तो ये तो हो गया सैनिक कारण, ठीक है? अब आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग, सामाजिक कारण क्या थे। तो एक तरफ जहां सिपाही परेशान है, तो ऐसा नहीं जो आम जनता वो परेशान नहीं थी। सबसे पहली जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सामाजिक सुधार। वेस्टर्न एजुकेटेड, जो पश्चिमी शिक्षा के पढ़े हुए अंग्रेज थे, इनका मानना था कि जो भारतीय समाज में उस समय चलने वाली कुछ प्रथाएं थी वो गलत थी और उनको उन्होंने सुधारने का प्रयास किया। आज के दृष्टिकोण से देखें तो उनका सोचना बिल्कुल सही था, लेकिन अगर उस समय के तत्कालिक भारतीय व्यक्ति के हिसाब से आप सोचें तो आप पाएंगे कि उस समय का व्यक्ति इसको किस रूप में लेगा कि भाई अंग्रेज हमारी धार्मिक एवं सामाजिक मान्यताओं में हस्तक्षेप कर रहे हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। तो सबसे पहली चीज है, इंपॉर्टेंट है, वो सती प्रथा की समाप्ति है।
सती प्रथा की समाप्ति 1829 के एक्ट नंबर 17 द्वारा की गई। याद रखिएगा मित्रों, इस पे बहुत सारे सवाल आने लगे हैं, ठीक है। बल्कि इवन आप देखिए कुछ समय पहले एक परीक्षा में इसकी तारीख पूछी गई थी कि डेट क्या थी। 4 दिसंबर, 3 दिसंबर, 6 दिसंबर करके डेट्स दी थी और पूछा गया था किस डेट को ये पास किया गया। तो अब याद रखिए कि सती प्रथा की समाप्ति विलियम बेंटिक के समय की गई, राजा राममोहन राय के प्रयासों के द्वारा। 4 दिसंबर को कानून पास किया गया 1829 में, और नंबर क्या था, 17वें नंबर का जो कानून था उसके हिसाब से भारत में सती प्रथा को बंद कर दिया गया। इसी तरह से 1856 में लॉर्ड डलहौजी के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, जो विधवाएं महिलाएं विधवा हो गई थी चूंकि बाल्यकाल में ही या अन्य किन्हीं कारणों से, उन्हें विवाह की अनुमति कानूनी रूप से दे दी गई, सामाजिक रूप से तो नहीं। तो ये दोनों ही चीजें ऐसे जिसे हिंदू धर्म का हिस्सा माना जाता था। विधवाओं के लिए एक पर्टिकुलर कोड सेट था, सोशल कोड, कि उन्हें उसी हिसाब से जीवन जीना है। तो इसको अंग्रेज सरकार ने कैंसिल किया, बंद किया, जिसको कि उस समय के भारतीय समाज ने इससे अपने सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप के रूप में लिया। दूसरा, धार्मिक अयोग्यता अधिनियम, रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट। ये देखिए एक ऐसा कानून था जो 1850 में पारित हुआ। इस कानून के अनुसार था क्या कि जो व्यक्ति हिंदू धर्म या इस्लाम या अन्य कोई धर्म छोड़ करके ईसाई हो गया है, उस व्यक्ति को अपने पिता की जो पैतृक संपत्ति होती थी उसमें अपना हिस्सा नहीं मिलता था, जिस कारण से ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कुछ हद तक रुका हुआ था। तो अंग्रेजी सरकार ने ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में आने वाली इस बाधा को खत्म करने के लिए क्या किया, कानून बना दिया, धार्मिक अयोग्यता निवारण अधिनियम 1850। इसके अंतर्गत ये कानून पारित किया गया कि ये व्यक्ति किसी भी धर्म से अगर ईसाई धर्म स्वीकार कर लेता है तो पैतृक संपत्ति पे उसका हिस्सा खत्म नहीं होगा, वो अपनी पिता की संपत्ति में अधिकारी बना रहेगा। उद्देश्य क्या था, जाहिर सी बात है, उद्देश्य ही था कि ईसाई धर्म को प्रमोट किया जाए। ये साफ साफ इंडिकेशन था सभी भारतीयों के लिए कि सरकार ईसाई धर्म को आगे बढ़ा रही है, भारतीय धर्मों की जो हिंदू मुस्लिम जैन बौद्ध कुछ भी कह लीजिए उनकी कीमत पर। तो कहीं ना कहीं ये धार्मिक भावनाओं पर दी जाने वाली सीधी चोट थी। तो मैंने आपको 3 कानून बता दिए, 1829 का सत्य अधिनियम, 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम और 1850 का धार्मिक अयोग्यता निवारण अधिनियम। लेट्स कंटिन्यू। ओके, ये सारी चीजें एक्चुअली धार्मिक पहचान पर चिंता जाहिर कर रही थी, क्योंकि आप जानते हैं 1813 के चार्टर एक्ट में काफी पहले से ही एक प्रोविजन ये भी था कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, ईसाई मिशनरियों को भारत में स्वतंत्र रूप से कहीं भी आने जाने की और धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान कर दी गई थी। तो अगर आप इन सारी चीजों को एक साथ उठा के देखने का प्रयास कीजिए तो आप ये पाएंगे कि 2-3 चीजें जो शुरू में सामाजिक सुधार है वो तो भले ही तत्कालीन भारतीय समाज में सुधार के लिए आप कह सकते हैं, लेकिन बाद की दोनों चीजें आप पाएंगे कि निश्चित रूप से ईसाई धर्म को आगे बढ़ाने की साजिश के तहत किए गए थे। जाहिर सी बात है, कोई भी धार्मिक व्यक्ति या कोई भी समझदार व्यक्ति इन चीजों को स्वीकार नहीं करेगा, चाहे उस समय हो चाहे इस समय। इसके अलावा नस्ली भेदभाव बहुत ज्यादा था, ठीक है, गोरे और काले का भेद। आप जानते हैं कि अंग्रेज जो थे अपने आप को व्हाइट समझते थे और उनका एक कॉन्सेप्ट था व्हाइट्स मैन बर्डन, कि गॉड हैज चोजन देम टू स्प्रेड द सिविलाइजेशन टू द अनसिविलाइज्ड वर्ल्ड। अनसिविलाइज्ड वर्ल्ड दैट मींस इंडिया एंड अदर प्लेसेस, नॉन वेस्टर्न कंट्रीज। तो नस्ली भेदभाव बहुत ज्यादा था। इसके अलावा एक और कारण जो था विद्रोह के समय सामाजिक असंतोष का, वो था पश्चिमी शिक्षा। भारतीयों को यह मानना था कि पश्चिमी शिक्षा जो है आने वाले जनरेशन को भारतीय मूल्यों से दूर ले जा रही है, वो चाहे हिंदू धर्म हो या चाहे इस्लाम, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज द पॉलिटिकल कॉजेज, राजनीतिक वजह से, ठीक है। सबसे पहली चीज डलहौजी की हड़प नीति, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी जब भारत में आया तो उसने आते ही कानून पारित किया कि भाई आदेश जारी किया कि कोई भी ऐसे शासक जिनके अपने उत्तराधिकारी नहीं है, अपना पुत्र नहीं है, उन्हें गोद लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परिणाम क्या होगा, जब गोद लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी तो जब उस समय जो राजा उनकी मृत्यु हो जाएगी, उसके पश्चात चूंकि कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा तो कंपनी जो होगी ईस्ट इंडिया कंपनी उस राज्य को हस्तगत कर लेगी, हड़प लेगी। तो इस नीति के तहत आप जानते हैं सतारा, जयपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर आदि राज्यों को एक एक करके डलहौजी ने अंग्रेजी राज्य में, कंपनी के राज्य में मिला लिया।
ये एक क्लियर इंडिकेशन था कि आज नहीं तो कल किसी न किसी कारणवश सबके साम्राज्य समाप्त हो जाएंगे। तो भारतीय नरेशों में, नवाबों में कहीं न कहीं ये आशंका पैदा हो गई कि हमारे राज्य आज नहीं तो कल नष्ट कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट, इनाम कमीशन। 1852 में ही डलहौजी के समय बंबई प्रांत में एक इनाम कमीशन का गठन किया गया। आप जानते हैं कि प्राचीन काल से ही भारत में अन्य जगहों पर भी, इवन मुगल पीरियड में भी परंपरा थी कि कर मुक्त जमीन शासक जो थे अपनी प्रजा में से कुछ लोगों को दान में देते थे, चाहे वो धार्मिक कारणों से दिया जाए या किसी से प्रसन्न उस कारण से दिया जाए। ऐसी जमीन जो जागीर में दे दी जाती थी जिस पर उन्हें कोई कर नहीं देना होता था, भू राजस्व। इनाम कमीशन के थ्रू सरकार ने, ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने क्या किया कि ऐसी सभी जागीरें जहां भू राजस्व से मुक्त थी उन जागीरों का सर्वे किया गया और करीब करीब 2000 जागीरें, 20,000 जागीरें जो हैं जब्त कर ली गई। तो कहीं ना कहीं रूलिंग क्लास जो था उसके दिमाग में ये लगातार चीजें, समस्याएं क्रिएट करने लगी। लॉर्ड डलहौजी ने एक अनाउंसमेंट किया था कि भाई मुगल बादशाह जो है उसको लाल किला छोड़ना होगा। 1856 में जो तत्कालीन मुगल बादशाह थे उनके मृत्यु के पश्चात ये डिक्लेयर हुआ कि भाई अब जो भी आगामी मुगल बादशाह होगा वो लाल किले में नहीं रहेगा बल्कि उसे किसी अन्य जगह पे शिफ्ट किया जाएगा। तो मुगल सम्राट के लिए बहुत बड़े अपमान का विषय था कि उनसे उनका महल ही छीन लिया जाए। इस पे भी एक कदम आगे बढ़ गया उनका जो उत्तराधिकारी था लॉर्ड कैनिंग, उसने अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई बहादुर शाह जफर जो है वो अंतिम मुगल शासक है। इसके पश्चात किसी को भी मुगल वंश में बादशाह की उपाधि नहीं दी जाएगी। दे विल बी नोन एज प्रिंस, राजकुमार कहलाएंगे, शहजादे कहलाएंगे, बादशाह नहीं कहलाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक तरह से समझ लीजिए कि डलहौजी और कैनिंग ने अपने विचारों द्वारा निश्चित कर दिया कि जो भारत का जो मुगल सम्राट की जो परंपरा थी या जो इंस्टीट्यूशन था, संस्थान था कि एक सम्राट होगा भारत का, उसे ही सीधे नष्ट करने का प्रयास किया। अवध पे कब्जा। तात्कालिक कारणों में सबसे प्रमुख कारणों में से एक है अवध पर कब्जा करना। कब्जा शब्द मैंने इसे इस्तेमाल किया है क्योंकि अवध पर इनका कोई भी जो कानून था वो लागू नहीं हो पा रहा था और ये अवध पे निश्चित कंपनी अधिकार करना चाहती थी। तो उस समय कैनिंग के समय अवध पे आरोप लगाया गया कुशासन के नवाब जो है अपने राज्य का शासन चलाने में सक्षम नहीं है, प्रजा उसके कुशासन से त्रस्त है और प्रजा को उस कुशासन से मुक्ति दिलाने के लिए अवध के राज्य का अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया जाना आवश्यक। आप देख सकते हैं किस तरह का लॉजिक है। फिर वही चीज की जैसे मैंने पहले कहा, हड़प नीति के समय और अवध के केस ने तो निश्चित रूप से ये पक्का कर दिया कि भारतीय नरेशों का अस्तित्व केवल कुछ समय के लिए है, धीरे धीरे करके वो एक एक करके सभी नष्ट हो जाएंगे। सरकार किसी न किसी तरीके से, अंग्रेजी सरकार किसी न किसी तरीके से उन्हें हस्तगत कर ही लेगी। जब ये सारे राज्य खत्म हो रहे थे एक एक करके, चाहे हड़प नीति के तहत, चाहे ये जो इस तरह से कब्जा किया गया, इनमें जो काम करने वाले कारीगर थे, जो कर्मचारी थे और जो इनके सैनिक थे, आप जरा सोचिए इन कर्मचारियों का, कारीगरों का और सैनिकों का जो रोजगार था वो तो छिन गया क्योंकि अब नई सरकार में इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे वो कलाकार हो, पेंटर्स हो, डांसर्स हो, तो ये लोग तो हो गए पूर्णतया बेरोजगार। परिणाम क्या होगा कि ये फ्री हो चुके हैं, बेरोजगार हो चुके हैं, अंग्रेजी सरकार से पूरी तरह से नाराज होंगे और उनके खिलाफ जनता के मध्य जाकर के सरकार के अगेंस्ट जनता को तैयार करेंगे। भूमि कर नीतियां, लैंड टैक्स पॉलिसीज, आर्थिक नीतियों में भी आप इन्हें काउंट कर सकते हैं कि जिस तरह से अंग्रेजी सरकार ने रैयतवाड़ी या महालवाड़ी या परमानेंट सेटलमेंट जो स्थायी बंदोबस्त किया था, वो सभी के सभी भारतीय जनता के लिए, जो कृषक थे, भारतीय कृषक था, उसके लिए बहुत ही क्रूर एवं दमनकारी थी, अत्याचारी थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था को ये लोग क्लेम करते थे कि कृषकों के हित के लिए बनाई गई है, किंतु ऐसा नहीं था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भी टैक्सेशन जो कर था, भू राजस्व इतना अधिक लगाया गया था कि किसान साहूकारों के चंगुल में फंस चुके थे और किसानों के लिए अगर पहुंचे तो उनके गांव का अपना जमींदार जो था वो कहीं अधिक उनके नजदीक था सामाजिक जीवन में बनिस्बत उस साहूकार के जो उनका शोषण करता। लास्ट पॉइंट है प्रगतिशील साम्राज्यवाद। जो साम्राज्यवादी विचारधारा थी ईस्ट इंडिया कंपनी को लगातार आगे बढ़ती जा रही थी, उसमें कहीं कोई रोक टोक आया ही नहीं। एक के बाद एक साम्राज्य
कभी सैनिक माध्यम से, कभी किसी हड़प नीति से, कभी किसी सहायक नीति से और कभी किसी राज्यों पे कुशासन का आरोप लगा करके वो लगातार उनको हड़पते चले जा रहे थे। फैक्ट ये है कि जो अंग्रेजों ने अपने मित्रों की दो कैटेगरीज बनाई थी, डिपेंडेंट स्टेट्स आश्रित राज्य और प्रोटेक्टेड एलाइज, ये जो सरकार पर डिपेंडेंट थे, और प्रोटेक्टेड एलाइज वो हैं जो समकक्ष थे अंग्रेजी कंपनी के, लक्षित राज्य थे, है ना, लक्षित मित्र कह सकते हैं आप। ये जो भेदभाव, मतलब ये जो उन्होंने क्लासिफिकेशन कर रखा था ऑन पेपर, ये केवल दिखाने की चीज थी, बाल की खाल निकालने की चीज थी। बाकी अवध जैसा राज्य जो कि हमेशा अंग्रेजों के प्रति 1801 के बाद से वफादार बना रहा, समय समय पर जो भी उससे पैसे मांगे गए, वसूली की गई, वो किसी न किसी तरह अवध के नाम देते रहे, उसके बावजूद उनका राज्य 1856 में कुशासन के आरोप से छीन लिया गया। तो ये जो कंडीशंस है ना, ये जो क्लासिफिकेशन है डिपेंडेंट स्टेट, है ना, आश्रित राज्य और रक्षित मित्र का, ये केवल और केवल कहने की चीजें थी, बाकी सब कुछ वास्तव में ऑन ग्राउंड था नहीं, इसीलिए ये सब क्या था, यूजलेस। तो मित्रों ये थे वो कारण जो मुख्यतः 1857 के विद्रोह के लिए जिम्मेदार माने जा सकते हैं। इस पे बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। आप लोगों के जो क्वेश्चन हो वो आप कमेंट में शेयर कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली आप मुझको बताइएगा। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लास्ट में बट नॉट द लीस्ट, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सक्सेस का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो क्या है, कीप वर्किंग हार्ड। दैट्स ऑल। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।